प्रिय छात्रों, मैं सरफराज खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, SKVM इंटर कॉलेज दिलदार नगर गाजीपुर से। आज हम लोग प्रिय छात्रों भौतिक विज्ञान की इंटरमीडिएट की NCERT पाठ्यक्रम की हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान बोर्ड की परीक्षा में, यूपी बोर्ड की परीक्षा में 70 नंबर का थ्योरी के रूप में आता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल के रूप में आता है। कुल मिलाकर के भौतिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र 100 नंबर का होता है। लेकिन पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। हम भौतिक विज्ञान के पार्ट 1 की हम बात करेंगे। पहले उसको हम शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान के पार्ट 1 में सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा पहला लेसन है यूपी बोर्ड की NCERT पाठ्यक्रम का। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे, इसकी हिस्ट्री हम जानेंगे। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने एक विचार दिया था कि अंबर नामक पदार्थ को जब हम बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर हल्की हल्की वस्तुओं को, जैसे कागज को, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लेकिन लगभग 2000 साल तक इसको जो है अवॉइड किया गया। 2000 साल तक इसको जो है किसी ने ध्यान नहीं दिया। आगे चल करके सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह दिखाया कि अंबर जैसे बहुत सारे पदार्थ हैं, कांच है, आबनूस है, गंधक है, लाख है इत्यादि, इनके अंदर भी प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या होता है, गुण होता है। तो इस आधार पर अगर वैद्युत आवेश को हम परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि आवेश पदार्थ का एक गुण है जो आपस में रगड़े जाने पर उनके अंदर परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण आकर्षण का गुण आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अब वैद्युत आवेश के बारे में आगे चल करके जब पढ़ा गया तो देखा गया कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो ये पता चला इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है और न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। इस तरह से ये हमको ज्ञात हुआ कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। यह देखा गया कि जब दोनों एक ही आवेश होते हैं, यानी सजातीय आवेश होते हैं, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। लेकिन ये दोनों आवेश अगर विपरीत आवेश होते हैं तो इन दोनों के बीच में आकर्षण का गुण होता है। इस आधार पर कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने इस आवेशों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद प्रयोगों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दो आवेशित कणों के बीच में हमेशा एक वैद्युत बल कार्य करता है। दो आवेशित कणों के बीच में हमेशा एक वैद्युत बल कार्य करता है। अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच में सदैव वैद्युत बल कार्य करता है। अब उन्होंने कहा कि यह वैद्युत बल दोनों प्रकार का हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अगर दोनों आवेश अगर समान हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा, अगर दोनों आवेश विपरीत हैं तो इनके बीच आकर्षण बल होगा। तो अपने प्रयोगों के आधार पर कूलॉम ने नियम दिया जो कूलॉम का नियम कहलाया। कूलम्स लॉ को हम डिफाइन करेंगे तो कूलॉम ने कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम गणितीय कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कूलाम के नियमानुसार, तो हम देखेंगे ये कूलाम का नियम हो गया। इस कूलाम के नियम में कूलाम के अनुसार कहा गया कि दो बिंदु आवेश, चलिए एक बिंदु आवेश ये है और दूसरा बिंदु आवेश ये। मान लीजिए एक बिंदु आवेश A है और दूसरा बिंदु आवेश B है। पहले बिंदु आवेश Q1 प्लस Q1, दूसरा बिंदु आवेश क्या है प्लस Q2 है। दोनों के बीच की दूरी अगर R है तो इनके बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? वैद्युत बल। अब उनके नियमानुसार F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यानी आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों नियमों को हम मिला दें, दोनों नियमों को मिलाने पर, अगर हम दोनों नियमों को मिला दें, अगर आपस में इनको मिला दिया जाए तो हम लिख सकते हैं इनको F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा में r²। देखिए यह आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। जब इसको हम अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं, यहां एक कांस्टेंट रखा जाता है, तो k हो गया Q1 Q2 बटा के r²। जो आप देख रहे हैं कि k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसका मान केवल प्रयोगशाला में ज्ञात किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि जहां k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। देखें जहां k क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसका मान प्रयोगशाला में निकाला गया। तो प्रयोग द्वारा प्राप्त हुआ इनका मान, प्रयोग द्वारा प्रयोगशाला में प्राप्त हुआ k बराबर 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब k का मात्रक देखिए, k बराबर लिखेंगे तो FR² बटा Q1 Q2 हो जाएगा। F का मात्रक न्यूटन, R का मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखेंगे अगर फार्मूले में हम रख देते हैं तो F बराबर, अब देखिए k का स्थान पर क्या हो जाएगा? 9×10⁻⁹ Q1 Q2 बटा में r²। ये देखें एक फार्मूला हमने देखा, यहां हमने प्राप्त किया आपको कूलाम्स लॉ का। अब यहां हमने k का मान रख दिया तो एक दूसरा रूप आप यहां देख रहे हैं इसका। अब आगे चल करके देखा गया कि हम 9×10⁹ को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 9×10⁹ यहां अगर इसको हम लिखते हैं तो लिखना देखने में यह एक निरर्थक लगेगा, लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे कि इसका कितना महत्व है। इसलिए कि हम फार्मूले को जब चेंज करते हैं इस रूप में तो हमको एक और कांस्टेंट मिलता है जिसको निर्वात की विद्युतशीलता ε0 कहते हैं। तो F बराबर हम इसको लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 और बटा में r²। ये देखिए फार्मूले का ये रूप होगा, जहां हम दर्शाएंगे कि जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता है। ये देखिए ε0 का है निर्वात की विद्युतशीलता। जो ये व्यंजक प्राप्त किया गया, इसमें आवेश Q1 और Q2 को वायु में रखा गया था। अब सपोज कर लीजिए कि जो आवेश Q1 Q2 है वो आवेश में न, वायु में न रख करके वो किसी अन्य माध्यम में रखा जाए।
जैसे तेल, मोम, कांच, अभ्रक, तो ऐसे माध्यमों में रखते हैं तो उसको परावैद्युत माध्यम कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? परावैद्युत माध्यम कहा जाता है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के होता है। ध्यान से सुनेंगे क्या कहा जा रहा है। इस आवेशित कण को जो वायु में रखा गया था, इसको हम वायु में न रख करके किसी परावैद्युत माध्यम में रखें। परावैद्युत माध्यम का मतलब निर्वात वायु के अतिरिक्त कांच है, तेल है, मोम है, अभ्रक है, इसमें अगर रखा जाए तब जो है हम के को, इस माध्यम को परावैद्युत माध्यम कहते हैं और के को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। प्रयोग करके देखा गया कि किसी परावैद्युत माध्यम में अगर इन आवेशित कण को हम रखते हैं तो वैद्युत बल का मान क्या होता है? घट जाता है। इसका मतलब है एफ में और के में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जब परावैद्युत माध्यम होने पर, परावैद्युत माध्यम होने पर, अब अगर हम परावैद्युत माध्यम लेते हैं तो F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ये देखिए, आप देख सकते हैं जहां के क्या है? परावैद्युतांक है। जहां के क्या है? जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है। के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। अब परावैद्युतांक अगर हम इसको चाहें तो और भी इसको थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट के। अगर ऐसे लिख दिया जाए तो फार्मूला हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ये देखिए, अब यह इप्सिलॉन को क्या कहते हैं? तो हम लिखेंगे जहां इप्सिलॉन परावैद्युत की विद्युतशीलता है, परावैद्युत की विद्युतशीलता है, परावैद्युत की विद्युतशीलता। इप्सिलॉन क्या है? परावैद्युत की विद्युतशीलता। परावैद्युत का मतलब परावैद्युत माध्यम, तेल, मोम, कांच, अगर ये सब है तो वहां परावैद्युत की विद्युतशीलता इप्सिलॉन होता है। और जहां वायु और निर्वात हो वहां निर्वात की विद्युतशीलता इप्सिलॉन नॉट होता है। अब हम इप्सिलॉन नॉट का मान यहां से कैलकुलेट करके ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10 के घात 9। अगर इसको इप्सिलॉन नॉट बराबर लिख करके पाई का मान रख दिया जाए, रख के कैलकुलेट किया जाए तो हम देखते हैं कि 8.85 × 10 के घात -12 इप्सिलॉन नॉट का मान आता है। अर्थात निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता का मान 8.85 × 10 के घात क्या होता है? -12 होता है। मात्रक कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। देखिए इप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे तो F नीचे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता इप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक इसका जो होता है वो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10 के घात -12 न्यूटन नहीं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। इप्सिलॉन नॉट एक जो है कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान कभी भी बदलता नहीं है, यह कांस्टेंट है। लेकिन परावैद्युत की विद्युतशीलता इप्सिलॉन कांस्टेंट नहीं है, इसका मान बदलता है क्योंकि भिन्न भिन्न पदार्थों का परावैद्युतांक के जो है भिन्न भिन्न होता है। जैसे तेल का कुछ और है, मोम का कुछ और है, कांच का कुछ और है। तो भिन्न भिन्न पदार्थों का चूंकि परावैद्युतांक भिन्न भिन्न होता है, इसलिए परावैद्युत की विद्युतशीलता इप्सिलॉन का भी मान क्या होता है? भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब यहां अगर हम देखें तो इस संबंध से एक और डेफिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। जो इप्सिलॉन है, अगर इसी को हम के बराबर लिखें तो देखिए के बराबर लिख सकते हैं
इप्सिलॉन बटा के इप्सिलॉन नॉट। गौर से देखें, इस फार्मूले को हमने ये लिख दिया, के बराबर इप्सिलॉन बटा के इप्सिलॉन नॉट। के को जो है परावैद्युतांक कहते हैं, के को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। तो के इज इक्वल टू परावैद्युत की विद्युतशीलता बटा में देखिए निर्वात की विद्युतशीलता है। तो हमसे कहा जाए कि परावैद्युतांक किसको कहते हैं, तो हम उसको परिभाषित कर सकते हैं, परावैद्युत की विद्युतशीलता इप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता इप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसमें नोटिस करना है कूलॉम्स लॉ में क्या क्या मिला हमको। सबसे पहले वैद्युत बल आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है। अब उसमें तमाम हमको कंडीशन मिले, जब निर्वात की विद्युतशीलता हो, जब निर्वात अथवा वायु हो, तब फार्मूला F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर होता है। निर्वात अथवा वायु के स्थान पर कोई परावैद्युत माध्यम हो, जैसे तेल, मोम, कांच अगर अभ्रक हो, तब देखेंगे F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर, जहां के को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। के नीचे क्यों आया? क्योंकि प्रयोग द्वारा देखा गया कि वैद्युत बल F का मान जो है परावैद्युत माध्यम में कम आता है। कम आने का मतलब बल का मान घट जाता है। इसका मतलब बल में और परावैद्युतांक में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, इसलिए के को यहाँ लिखा गया। तो ये निर्वात अथवा वायु के लिए व्यंजक होता है, ये परावैद्युत माध्यम के लिए व्यंजक होता है। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों फार्मूला बताता है कि अगर के का मान 1 रख दिया जाएगा तो यही परावैद्युत का फार्मूला किसका हो जाएगा? निर्वात अथवा वायु का हो जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक का मान के बराबर क्या होता है? 1 होता है, कह सकते हैं। अब हम इसमें दूसरी चीज हम पाते हैं कि अगर परावैद्युतांक के है तो उसमें अब परावैद्युत की विद्युतशीलता इप्सिलॉन होता है, जो इप्सिलॉन नॉट के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम रख लेते हैं, तो परावैद्युत माध्यम में फार्मूला F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर हो जाएगा। या अगर इस फार्मूले को हम ले लें तो यहाँ से परावैद्युतांक को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, परावैद्युतांक के बराबर इप्सिलॉन बटा के इप्सिलॉन नॉट। अर्थात हम कह सकते हैं कि परावैद्युत की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। तो हमको उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आगे हम अगला टर्म्स हम स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।